Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका टाइटल है मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, यह टॉपिक BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इस वीडियो के माध्यम से अपने हिस्ट्री के असाइनमेंट को रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, SOL की तरफ से जो BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें असाइनमेंट्स बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्या मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत साम्राज्य था? अपने उत्तर के पक्ष में या समर्थन में तर्क दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ में साइड में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास पिछले काफ़ी दिनों से या अराउंड 4-5 दिनों से लगातार काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल आ रही हैं और वो मुझसे बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रहे हैं कि सर, हमें जो असाइनमेंट के लिए आंसर लिखना है उसके लिए हमें कितने पेजेस में आंसर लिखना होगा? 8 पेज में, 10 पेज में, 12 पेज में, 15 पेज में। और बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, बुक लेकर बैठ गए और लिखे जा रहे हैं, अराउंड 20 पेज लिख दिए, 25 पेज लिख दिए। तो दोस्तों, मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि आपको जो आंसर लिखना है उसके लिए ना तो SOL की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई है कि कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, और ना ही यह बताया गया है कि कितने पेजेस में आपको आंसर लिखना है। बल्कि मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके आंसर में पेजेस और वर्ड्स मायने नहीं रखते, बल्कि आप किस तरीके से आंसर लिखते हैं, यानी कि उसका फ्रेमवर्क कैसा है, और आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए, तभी आपको असाइनमेंट में मार्क्स मिल पाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में बताना होगा, ताकि टीचर को ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे को नॉलेज है, उसने असाइनमेंट्स किसी बुक या नोट से छाप कर नहीं लिखे, बल्कि उसके पास कुछ नॉलेज है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य का सवाल है, मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महान एवं शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना का क्रेडिट या श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके मंत्री आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित किया। मौर्य साम्राज्य के विस्तार एवं उसे शक्तिशाली बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। जहाँ तक मौर्य साम्राज्य की स्थापना का सवाल है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर मात्र 25 वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर आसीन हुए या मगध के सिंहासन पर बैठे थे। इसके साथ साथ हमारे लिए यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि मगध साम्राज्य के उदय एवं उसके विस्तार ने अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके राजनीतिक एकता की एक मिसाल कायम की। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और बिंदुसार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम मौर्य साम्राज्य की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर
दर्शाया गया है। तो आइए दोस्तों अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, किसी भी राज्य की प्रकृति का निर्धारण उस राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक विशेषताओं की दृष्टि में किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर राज्य की प्रकृति के निम्नलिखित पहलू हो सकते हैं, जैसे केंद्रीकृत राज्य अथवा लोक कल्याणकारी राज्य। तो दोस्तों, जहां तक मौर्य साम्राज्य की प्रकृति का सवाल है, इसकी केंद्रीकृत प्रकृति के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है, मौर्य साम्राज्य का साम्राज्यवादी स्वरूप। दोस्तों, जहां तक मौर्य साम्राज्य का सवाल है, तो मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ और इसके शासक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। इस कारण इस साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत मौर्य शासकों ने चक्रवर्ती राज्य की अवधारणा को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया या प्रदान किया। साम्राज्य के विस्तार के लिए विशाल सेना का प्रयोग किया गया। इस साम्राज्यवादी चेतना की अभिव्यक्ति राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एवं उसकी नीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसे निरंकुश राजा, सशक्त नौकरशाही, अशोक की धम्म नीति, व्यापक कर प्रणाली और युद्ध के साथ शांति व अहिंसा की नीति आदि। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट को समझने के बाद अब हम सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। मौर्य साम्राज्य का राजतंत्रात्मक स्वरूप। दोस्तों, जहां तक मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली का सवाल है, तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत या मौर्य राज्य के स्वरूप का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग इसका राजतांत्रिक होना है। इस राजतांत्रिक व्यवस्था में सप्तांग की अवधारणा देखने को मिलती है, जिसके केंद्र में राजा होता है और यह राजा सर्वोच्च है। राज्य के अन्य सभी तत्व इसी राजा के अधीन हैं। राजा न्याय दंड व्यवस्था का प्रमुख है और राजा वंशानुगत होता था। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट को समझने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, नौकरशाही। दोस्तों, जहां तक मौर्य साम्राज्य की नौकरशाही का सवाल है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नौकरशाही का मतलब होता है बड़े बड़े अधिकारियों का समूह। ठीक है। तो दोस्तों, मौर्य राज्य में एक विशाल, सक्रिय एवं पिरामिड के समान नौकरशाही का अस्तित्व देखने को मिलता है। दोस्तों, जब हम पिरामिड की बात करते हैं, जिसमें जो आदेश है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह करते हैं और जो कार्य है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह करता है। दोस्तों, यह नौकरशाही केंद्रीय स्तर पर अमात्यों, जिन्हें हम मंत्री भी कहते हैं, और 18 तीर्थों के रूप में मौजूद थी। तो प्रांतीय स्तर पर प्रांतपति एवं उसकी मंत्री परिषद होती थी। यह मंत्री परिषद सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती थी। इसके अलावा सैन्य प्रशासन, गुप्तचर प्रणाली, दंड एवं न्याय प्रणाली की मौजूदगी आदि केंद्रीकरण की पुष्टि करते हैं। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट को समझने के बाद अब हम फोर्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, पैतृक राजतंत्र। दोस्तों, जहां तक मौर्य साम्राज्य की राजतंत्रात्मक व्यवस्था का सवाल है, तो अशोक के काल में राजतंत्र पैतृक राजतंत्र के रूप में एक नवीन स्वरूप को ग्रहण करता है, जो अशोक के धौली शिलालेख से स्पष्ट होता है। अशोक के धौली शिलालेख में यह कहा गया है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। यह तथ्य यह दर्शाता है कि सामान्य जनता के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अशोक प्रजा को अपनी संतान समझता था। तो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट को समझने के बाद अब हम फिफ्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, विस्तृत राजकोषीय दृष्टि।
दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के जो प्रमाण मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य में राजस्व की प्राप्ति और राज्य के द्वारा खर्च की एक विस्तृत नीति अपनाई गई। अर्थशास्त्र में करों व शुल्कों की एक व्यापक सूची दी गई है। भूमि, वन, खाने, जुर्माना आदि सभी संभव स्रोतों से राज्य आय प्राप्त करता था। यहाँ तक कि आपातकाल में भी कर लगाने का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार मौर्य ने हर संभव तरीके से राजकोष को भरने का प्रयास किया। तो दोस्तों, 5th पॉइंट को समझने के बाद अब हम 6th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 6, अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप या राज्य की भूमिका। तो दोस्तों, जहां तक अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का सवाल है, तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में राज्य का प्रभावशाली नियंत्रण था। राज्य उत्पादन एवं वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता था। राज्य ने अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए बंजर भूमि का विकास किया। इसके साथ साथ अनेक उपाय किए गए, जैसे नए व्यापारिक मार्ग खोले गए, संचार व्यवस्था का विकास किया गया, खनन गतिविधियों, अस्त्र शस्त्र निर्माण का नियंत्रण एवं विनियमन किया गया। ये सभी गतिविधियां या विशेषताएं केंद्रीकृत राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनाई गई थी। तो दोस्तों, 6 पॉइंट को समझने के बाद अब हम 7 पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, समाज में राज्य का हस्तक्षेप। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में भी राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप था। समाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए विकसित कानून व्यवस्था एवं न्याय तथा दंड प्रणाली मौजूद थी। अशोक का धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में था। इसका उद्देश्य सामाजिक समन्वय के द्वारा राजनीतिक एकीकरण को प्राप्त करना था। धम्म नीति के प्रसार व प्रचार के लिए केंद्रीकृत अधिकारियों की नियुक्तियां की गई थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कुछ समझाने का प्रयास किया गया है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसके लिए असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और एनवायरमेंटल साइंस दोनों के असाइनमेंट भी रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।